प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पेपर में बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ सूरदास के पद पर आधारित बहुविकल्पात्मक प्रश्नोत्तर का भाग 1 लेकर हम प्रस्तुत हैं। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर यदि आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को पढ़कर या सुनकर जवाब जरूर दें, ताकि इस वीडियो में आप अपना भी आकलन कर सकें। पहला प्रश्न आपके सामने है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी पंक्ति में कौन सा भाव निहित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है क्रोध, दूसरा विकल्प है दीनता, और तीसरा विकल्प है प्रशंसा, और चौथा विकल्प है व्यंग। तो इन 4 प्रकार के जो विकल्प आपको 4 भाव यहाँ पर दिए हैं, तो गोपियों ने जो ये पंक्ति कही थी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, इनमें से कौन सा उत्तर सही हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखकर उत्तर दें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सही उत्तर है वो है चौथा, घ यानी कि व्यंग। अगला प्रश्न आपके सामने है। जिन बच्चों का ये उत्तर ठीक हुआ है वो बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा था वो ध्यान में रखें, ताकि हम पेपर की अच्छी तैयारी कर सकें। तो ऊधो तुम हो अति बड़भागी, इसमें गोपियों का व्यंग भाव प्रकट हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के स्वभाव की तुलना किस किस से की है? तो जो पहला पद पाठ में दिया है, उस पद पर आधारित ये 10 प्रश्न हैं, जिनमें से ही ये पूछा गया है कि गोपियों ने उद्धव के स्वभाव की तुलना किस किस से की है। पहला विकल्प है चींटी से, दूसरा विकल्प है कड़वी ककड़ी से, तीसरा विकल्प है कमल के पत्ते और तेल की गागर यानी मटकी से, और चौथा विकल्प आपके सामने हारील पक्षी से। तो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दें कि आपके अनुसार इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। जिन बच्चों ने तीसरा विकल्प चुना है उनका उत्तर सही है। तो तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। गोपियों ने उद्धव के स्वभाव की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से की है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सन्हे तगा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण और रूपक अलंकार। तो इन 4 में से कौन सा अलंकार सन्हे तगा में है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दें। जिन बच्चों ने चौथा विकल्प रूपक अलंकार को चुना है उनका उत्तर सही है। तो इसमें सन्हे तगा यानी प्रेम रूपी धागा रूपक अलंकार है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में क्या व्यंग निहित है? पहला विकल्प है उद्धव कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे, दूसरा विकल्प है उद्धव कृष्ण प्रेम रूपी धागे से अछूते थे, तीसरा विकल्प है क्योंकि योग के अच्छे जानकार थे, और चौथा विकल्प होगा क्योंकि वे राज परिवार से संबंधित थे। तो इन 4 में से कौन सा उत्तर इस प्रश्न के लिए ठीक रहेगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देंगे आप लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर यानी भाग्यवान कहकर ये व्यंग निहित किया था कि उद्धव कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से अछूते रहे, यानी वो कृष्ण के पास रहे लेकिन उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते थे। इसलिए दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हम, प्रश्न संख्या 5। उद्धव तुम हो अति बड़भागी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, दूसरा विकल्प अतिशयोक्ति अलंकार, तीसरा विकल्प वक्रोक्ति अलंकार, और चौथा विकल्प है उपमा अलंकार।
तो आप लोग सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो सकता है। तो यहां हम अगर देखें, जब कोई बात सीधे सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर कही जाए, वक्र, वक्र का अर्थ ही होता है टेढ़ा, ठीक है। तो वक्र और उक्ति यानी कथन। तो यहां पर हम देखते हैं कि गोपियां अति बड़भागी कहकर यानी भाग्यवान शब्द का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन वो भाग्यवान नहीं कह रही हैं, वो श्री कृष्ण रूपी प्रेम के धागे से अछूते थे, ये व्यंग प्रकट कर रही हैं। तो यहाँ सीधे सीधे बात नहीं कही गई है, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प होगा तीसरा यानी वक्रोक्ति। तो यहाँ इस पंक्ति में वक्रोक्ति अलंकार था। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न संख्या 6, गोपियां किसे भाग्यवान कहकर व्यंग्य कर रही हैं? पहला विकल्प कृष्ण को, दूसरा विकल्प उद्धव को, तीसरा विकल्प है स्वयं को और चौथा विकल्प है मथुरा वासियों को। तो आप लोग इन चारों विकल्प में से जो सही उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना आकलन करें कि गोपियों ने भाग्यवान कहकर व्यंग जो किया है वो किसे कहकर व्यंग प्रकट किया है। तो इन चार में से जिन्होंने भी उद्धव को यानी कि दूसरा विकल्प का चयन किया है उनका उत्तर सही है। तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर व्यंग किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 7, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्ष्य अलंकार या रूपक अलंकार? तो इन चार में से आपको पहचानना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है कि प्रीति नदी में वो अलंकार हो। तो आप में से जिसने भी चौथा विकल्प का चयन किया है, चौथा विकल्प रूपक अलंकार चुना है, उनका उत्तर सही है। इसमें रूपक अलंकार होगा प्रेम रूपी नदी। प्रश्न संख्या 8, गुड़ चाटी जो पागी के माध्यम से गोपियों ने स्वयं को किसके समान बताया है? पहला विकल्प है गुड़ से लगी हुई चींटियों के समान, कड़वी ककड़ी के समान, गुड़ के समान या उद्धव के समान। तो गुड़ चाटी जो पागी के माध्यम से गोपियों ने किसके समान बताया? चार विकल्प में से जो सही है, आप केवल विकल्प 1, 2, 3, 4 इस तरह भी लिख सकते हैं, जो आपका सही हो उनमें से वो विकल्प चयन कर सकते हैं। पूरी पंक्ति लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो, या फिर आप क, ख, ग और घ जो विकल्प सही है वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से जिसने भी पहला विकल्प गुड़ से लगी हुई चींटियों के समान चुना है, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाठ्य पुस्तक में आए सूरदास के पद कहां से लिए गए हैं? पहला विकल्प है रामचरितमानस से, दूसरा विकल्प है साहित्य लहरी से, तीसरा विकल्प है सूर सागर के भ्रमर गीत से और चौथा विकल्प है सूर सारावली से। तो आप बताएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि हमारी पाठ्य पुस्तक में सूरदास के जो पद संकलित हैं वो कौन सी पुस्तक से लिए हैं और कहां से लिए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आप इन चार में से जिनको मालूम है वो जवाब लिखें, और जो कोशिश करना चाहते हैं, अपने को आजमाना चाहते हैं, वो भी अपना जवाब दें। आप में से जिसने भी तीसरा विकल्प सूर सागर के भ्रमर गीत से चुना है, उनका उत्तर सही है। तो इस यह ध्यान रहे, सूरदास के जो पद हैं वो सूर सागर उनकी पुस्तक है, वहां भ्रमर गीत खंड से लिए गए हैं। अगला और अंतिम प्रश्न इस भाग का आपके सामने है, सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पद सूरदास के हैं उनकी भाषा कौन सी है? अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली हिंदी या ब्रज भाषा? तो इन चार में से जो आप सही मानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दें। आप में से जिसने भी चौथा विकल्प ब्रज भाषा को चुना है वो सही है। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सामने पहले पद पर आधारित थी। अब हम
बाकी के जो पद हमारे इस पाठ में हैं, उनको लेकर भी अगले भाग में प्रस्तुत होंगे। सभी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक समझें और जिन प्रश्नों को आपको लगता है कि आपको लिखने की आवश्यकता है, उनके प्रश्न और उत्तर लिखकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।